Okay, so we will be starting with the session. Coach Rani is here. Welcome, Rani. Thank Over to you. you, Rani, now. Namaste, challengers. Welcome to the Parenting with Purpose फिनाले वर्कशॉप। तो आज हम बात करेंगे कि हमने ये सब 7 चैलेंजेस से क्या क्या सीखा, आज हम कहाँ हैं, हमारे बच्चे कौन सी लेवल पे हैं और हमें कहाँ जाना है। तो लेट अस स्टार्ट विद द सीक्रेट्स ऑफ पेरेंटिंग विद पर्पस। आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन। कैन यू सी दिस? Yes, Rani. तो बताइए कि आपका बच्चा सबसे ज्यादा टाइम कहाँ स्पेंड करता है? स्कूल में कितना करता है, कितने घंटे? बाकी जगहों पे जैसे कि उसकी हॉबीज हैं, बाकी क्लासेस हैं, उसका ट्रैवल है, वहां पे कितने घंटे और घर में कितने घंटे? लिखिए अपने पेपर पे और बताइए। आप चैट बॉक्स में भी एंटर कर सकते हैं। आई कैन सी दैट। तो मैक्सिमम टाइम कहाँ स्पेंड हो रहा है? हाँ, बहुत से लोग कहेंगे कि स्कूल में हो रहा है, 7-8 घंटे बच्चे स्कूल में है ना? 1-2 घंटे बाहर है क्लासेस में, लेकिन बाकी टाइम बच्चे स्कूल में है और हमारे घर में है, हमारे साथ है ना? तो जब हम स्कूल डिसाइड करते हैं तो हमने कितनी रिसर्च की होती है ना? सो लेट मी टॉक टू समबडी। जानवी, अनम्यूट। Yeah, hi. Good morning. Good afternoon, I would say. Yes. Janvi, tell me, how much did you research before taking admission for your child? Oh my God, it was too much, too much. Because I went to each and every school. Before that, I researched that what kind of school I am looking for, like which is focusing on only with the curriculum or co-curricular activities are there. Then which stream it should have, like CBSE, ICSE, and then again researching with that all the schools, वहाँ पे कितने बच्चे हैं, उन कितने साल से स्कूल है, everything. I don't remember, but I guess 6 to 8 months before going to any school, I have done the research. Perfect. Thank you, जानवी। तो बच्चा सिर्फ स्कूल में 6-7 आवर्स स्पेंड करता है और हम इतना सोचते हैं कि वहाँ पे स्कूल में टीचर्स कैसे हैं, लैंग्वेज कौन सी होती है, बाकी एक्टिविटीज हैं क्या, हॉर्स राइडिंग हो रही है क्या, वहाँ पे कोई म्यूजिक क्लासेस हो रहे हैं क्या, वहाँ के जो बच्चे बाहर हमारा एडमिशन होता है नर्सरी का, लेकिन हम सोचते हैं कि 10th का रिजल्ट क्या आता है उस स्कूल का, वहाँ के बच्चे करियर में जाके आगे क्या करते हैं, तो ये सब सोचते हैं। लेकिन वही जब हम सोचते हैं क्या कि घर में क्या हो रहा है, घर में हम कोई रिसर्च करते हैं क्या कि घर के एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, बच्चा हमारे बारे में क्या सोच रहा है, हम बच्चे के बारे में क्या सोच रहे हैं, हम कौन से लेवल पे कम्युनिकेशन में है ना? तो ये रिसर्च होना भी जरूरी है और इसीलिए हम सब यहाँ पे है। तो बताइए मुझे, अपना हैंड आप रेस कर सकते हो, कितने लोग सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं? बताइए, रेज योर राइट हैंड्स। नहीं सोचते हैं क्या? अरे आप सभी अच्छे पेरेंट्स हो, अपना हाथ ऊपर उठा लीजिए। क्यों अच्छे? पता है, क्योंकि आप यहाँ पे हो, आज मेरे साथ हो, यहाँ पे ये सेशन कर रहे हो, इसका मतलब आप अच्छा चाहते हो पेरेंटिंग में और इसलिए आप यहाँ पे आए हो और इसलिए आप अच्छे ही हो उन पेरेंट्स से जो एक स्टेप आपसे पीछे है, कुछ सीखने के लिए, कुछ बेस्ट करने के लिए आपके बच्चे के लिए आप यहाँ पे आए हो, है ना? तो लेट अस स्टार्ट विद द सीक्रेट्स ऑफ पेरेंटिंग। तो इसमें सबसे पहला एक हम क्वेश्चंस लेंगे 4। तो एक पेपर और पेन पे आपको लिखना है कि उसका आंसर क्या है, यस है, नो है, क्या है, आप लिखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में दोनों में बेस्ट रहे? लिखिए क्वेश्चन 1 और उसका आंसर, यस या नो।
दोनों नहीं हो सकता, मिक्स नहीं हो सकता। क्वेश्चन 1 का आंसर यस या नो लिखिए। लिखा? अब लिखिए क्वेश्चन 2 का आंसर। जब आपके बच्चे को बहुत पढ़ाई होती है, बैग उठाना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है, सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ता है, उसकी नींद पूरी नहीं हो रही, उसको तो बहुत होमवर्क दिया जा रहा है और उसको क्लासेस के लिए भी बाहर जाना पड़ रहा है। ओ माय गॉड, मेरे बच्चे के लिए कितना तकलीफ है, ये सब हो रहा है उसके साथ। क्या आपको उसके लिए सिंपैथी फील होती है? क्या बहुत दया आती है? इसका आंसर भी आप यस या नो दोनों में से एक लिखें। डन। थर्ड क्वेश्चन है कि जब आपका बच्चा कभी कोई काम नहीं करता है, स्कूल से दिया गया कोई होमवर्क होता है, वो नहीं करता है और उसे कोई पनिशमेंट मिलती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई होमवर्क का पेज पूरा नहीं होता तो टीचर कहती है अब इसको आप 5 बार लिख के लाओ, ये टेबल याद नहीं किया आप इसको 3 बार लिख के लाओ, या फिर आप एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए रुको। तो ऐसा कोई पॉजिटिव पनिशमेंट कभी मिलता है बच्चे को, तो क्या आपको गुस्सा आता है उसके टीचर पे कि ये मेरे बच्चे के साथ ही ऐसा कर रही है, ये तो बहुत पार्शियल टीचर है, या फिर मेरे बच्चे के साथ सही नहीं हो रहा है, ऐसे एक्स्ट्रा काम तो नहीं देना चाहिए और टीचर ने समझ के लेना चाहिए। तो इतना गुस्सा आता है कभी आपको टीचर पे? यस या नो लिखिए। और फोर्थ क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन इज, क्या आपको चिंता होती है कभी आप कोई काम बताते हैं आपके बच्चे को, कोई नया काम बताते हैं, कहने के लिए करते हैं, तो क्या आपको चिंता होती है कि ये कैसे कर पाएगा, करेगा कि नहीं करेगा, सही से करेगा क्या? क्या आप कॉल करते हैं कि कभी बच्चा बाहर गया है किसी शायद फ्रेंड के यहाँ पे कि आज हम वही होमवर्क करेंगे और आज स्लीप ओवर है, आपने उसे अलाउ किया है और सेफ है, बट फिर भी आपको चिंता होती है कि आप फोन कर रहे हो उसको कि खाना खाया क्या बेबी, और आपने आपका ये किया क्या, वो किया क्या, ठीक से टाइम पे सो लेना और ये कर लेना। क्या आपको डाउट लगता है कभी कि वो अपनी केयर सही से नहीं कर पाएगा? ऐसा कभी होता है? तो आप ये ऐसे चिंता करते हो क्या? तो यस या नो लिखिए। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि टॉप करना है क्या स्टडीज में भी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, यस या नो? Second question, do you sympathize with your child when he is studying for 12 hours a day? Yes or no? Have you ever got annoyed with the teacher who punished your child for not doing homework? And fourth question, do you worry if your child tries to do something new and overlook frequently? Uh, okay. Now let me talk to a few parents here. What has happened to my screen? Okay. अद्वैशी आई, अनम्यूट करा. हा. तुमची उत्तरं काय आहेत? So question 1 is yes, the Yes. rest 3 are no. नो. ओके, 1 येस अँड 3 नोज. ओके, थँक्यू. Yeah. ममिता, तुमचे आन्सर्स काय आहेत? अनम्यूट करा ममिता. पहिला होय, दुसरा तिसरा चौथा नाही. हो, एक येस, 3 नो. ओके. जानवी, आपका आंसर क्या है? 4 no's. ऑल 4 नोज. ओह वाओ. Yes. ओके. ओके. रवि, अनम्यूट कीजिए. रवि, अनम्यूट कीजिए, बताएं.
आई थिंक वो सुन नहीं पा रहे हैं। ओके, सो देखते हैं कि इसके आंसर्स क्या है। एक तो इसमें सब सही सब गलत ऐसा कुछ नहीं है, एक ये सही ही है गलत ही है ऐसा नहीं है ना। तो इसमें क्या हो सकता है, ये आंसर्स देखते हैं। सो जिनके आंसर्स ऑल यस है वो है नॉर्मल पेरेंट्स। जिनके आंसर्स मिक्स है यस और नो के, वो है गुड पेरेंट्स। और ऑल नो जो जानवी का है वो है ग्रेट पेरेंट्स, है ना। तो ऐसा क्यों है ये हम जानेंगे। ये चारों क्वेश्चंस का से हमें क्या सीख मिलती है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही क्या गलत क्या कम ज्यादा, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। ओके, सो लेट अस गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन। तो उससे पहले और एक क्वेश्चन है कि आपका फेवरेट स्वीट क्या है ना। ममिता बताइए, फेवरेट स्वीट काय आहे? हे सोडून दुसरं कोणतंही सांगू शकता। सगळ्यात जास्ती गोड काय आवडतं? काही चालते, असं नाही हेच हवं आणि तेच हवं म्हणून. बरं, अद्वय तुमचं नाव सांगा. माझं नाव सिबिल आहे. सिबिल. या Sibyl, आय लाईक tell me, रसगुल्ला. you like rasgulla. Okay. And Janvi, what do you like? Kaju Katli. Kaju katli. Great. So what do we see here? That everybody can have their own choices and own favorites. But when I ask you, what is the best dessert in the world? Again, what would you say? Simple. You would say whatever I like is the best dessert in the world because you are liking it, you love it. है ना? So in that way, every child has their own inclination towards things, towards their own interests. And accordingly, they may have their own strengths, and those strengths are important. But what happens generally is, we all know that काजू कतली तो बहुत महंगी है। तो ये महंगी है तो टेबल पे तीनों ऑफर किया है, तो सबसे पहला काजू कतली खाना चाहिए मेरे बच्चे ने। क्यों? बिकॉज वो महंगी है। तो वैसे ही उसने यही फील्ड में यही इसमें करियर करना चाहिए बिकॉज उसमें बहुत पैसे मिलते हैं, ये बहुत महंगा है, उसमें अपॉर्चुनिटी अच्छी है, ऐसा उसे लगता, ऐसा आपको लगता है। लेकिन अगर बच्चे को ये पसंद है रसगुल्ला या फिर पेड़ा पसंद है, तो उसकी पसंद के बिना अगर आप कुछ और खिलाओगे उसे तो क्या होगा? वो जबरदस्ती खा रहा है बिकॉज आप कह रहे हो। उसे हजम भी नहीं होगा और ये भी होगा कि उसके वो इंटरेस्ट के लिए काजू कतली के लिए वो किसी और के घर जाके खाए, है ना। सो बेस्ट डेजर्ट क्या होता है? जो अपने को पसंद है। इसलिए इससे हमें सीख क्या मिलती है कि अपने बच्चे को जो पसंद है, जो उसकी आइडेंटिटी है, जो उसका इंटरेस्ट है, वो हमने देखना चाहिए। अदरवाइज वो खुशी, वो लव, वो हैप्पीनेस कहीं और ढूंढेगा। मतलब क्या कि सपोजिंग आप उसको इंटरेस्ट था मेडिकल फील्ड में, लेकिन आपने उसे इंजीनियर बना दिया बिकॉज आईटी में बहुत पैसे हैं, डॉक्टर को तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत साल लगते हैं प्रैक्टिस एस्टेब्लिश करने के लिए। ये आईटी इंजीनियर बनेगा बिकॉज उसका आईक्यू तो उतना है, इंटेलिजेंस उतना है, लेकिन इंटरेस्ट तो नहीं है। पैसे कमाएगा लेकिन फिर वो हैप्पीनेस जो है उसको उसके काम में नहीं मिलेगी, और वो हैप्पीनेस कहीं और ढूंढेगा, किसी और इंटरेस्ट में ढूंढने की कोशिश करेगा। और जनरली क्या होता है, ये इंटरेस्ट उनको, हैप्पीनेस उनको कहाँ से मिलती है? बाहर के लोगों में और किसी एडिक्शन में मोस्टली। तो गलत रास्ते पे नहीं जाए, खुशी कहीं और ढूंढे। इससे अच्छा है कि उनकी खुशी जिसमें है उसको हम आइडेंटिफाई करें, उस पोटेंशियल को हम आगे प्रमोट करें। तो आपका जो पेपर था पेरेंटिंग, मैंने जो बनाया था टेम्पलेट, एक था डोंट्स एंड डूज, वो लीजिए और उसमें पहला पॉइंट लिखिए कि डोंट ओवर एक्सपेक्ट, डोंट ओवर एक्सपेक्ट। आणि डू में लिखिए आइडेंटिफाई द पोटेंशियल, कि अपने बच्चे को जाने उसका इंटरेस्ट किस चीज में है। तो आज का हमारा फर्स्ट पॉइंट ये था, फर्स्ट सीक्रेट ये था कि अपना इंटरेस्ट देखे।
तो इसे हमें और एक तरह से ये पता चलता है कि कैसे ये करते हैं। तो ऐसे कुछ टेस्ट होते हैं बच्चों में कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा बच्चा किस टाइप का है, किस प्रकार का उसका इंटरेस्ट है। तो ऐसे अलग-अलग टेस्ट होते हैं। फर्स्ट टेस्ट होता है पोटेंशियल टेस्ट, एक होता है पर्सनैलिटी टेस्ट, एक होता है उसका इंटरेस्ट वाला टेस्ट, एक होता है उसका पैशन वाला टेस्ट और आखिरी होता है उसका कोर क्या है। तो ये टेस्ट अलग-अलग जगहों पे होता है जिससे हम जान पाते हैं कि क्या है हमारे बच्चों की खूबियाँ और क्या है उसका इंटरेस्ट। तो हम बात करेंगे आज पोटेंशियल टेस्ट के बारे में। ओके, जानवी कहिए। Can you please repeat once? यस, पोटेंशियल टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरेस्ट, पैशन एंड कोर। कैन यू सी द स्क्रीन? Can you see the screen, Janvi? Yes, okay. So we're going to talk about the potential test. There's a book of Dr. Howard Gardner of multiple intelligence theory. तो इसमें ये पोटेंशियल टेस्ट करते हैं कि एक बच्चे में सिर्फ एक ही सबसे अच्छी गुण नहीं होती है, मल्टीपल होते हैं। तो इन मल्टीपल उसके जो गुण हैं उसमें आप टॉप 4 कंसिडर कर सकते हो कि उसके इंटरेस्ट क्या है। तो इन टॉप 4 में आप सोच सकते हो कि उसका लॉजिकल इंटरेस्ट है क्या? जैसे वो उसको मैथ्स में बहुत ईज़ी पड़ता है, सम्स नंबर्स बहुत ईज़िली वो कर लेता है, फटाफट कर लेता है। एक होता है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, मतलब क्या कि कुछ ऐसे लिखना है तो बहुत अच्छा लिख पाता है बच्चा। कुछ वर्ड्स के साथ गेम्स होंगे तो फटाफट कैच कर लेता है। बातों में भी एकदम उसको इंटरेस्ट आता है। तो बहुत अच्छी तरीके से वर्ड्स पे मैजिक क्रिएट कर सकता है। ये होता है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। तो ऐसे बच्चे आगे जाके राइटर्स, अगर लॉयर्स या फिर वर्ड्स में लिरिक्स, कुछ स्टोरी राइटिंग, इसमें बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। एक होता है इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल यानी क्या कि जो बहुत सोचते हैं लोग, बहुत थिंकर होते हैं, डीप थिंक करते हैं और सोच समझ के बातें करते हैं, कोई भी डिसीजन बहुत टाइम लेके करते हैं, बट दे आर वेरी गुड पीपल हु कनेक्ट विथ वन टू वन विथ पीपल एंड कैन दो थिंक मोर फर्स्ट एंड देन डू इट। तो ऐसे लोग जो एकदम हाई मेंटल एबिलिटी वाला काम जो होता है वो आसानी से कर पाते हैं। और एक पॉइंट है कि इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल क्या माने? दो लोगों के बीच का रिलेशनशिप। तो जो अच्छी बातें कर सकते हैं इजिली, बहुत फ्रेंड्स बनाते हैं बच्चे। कहीं भी जाओ तो उनके पास 3-4 लोग आजू-बाजू में होते ही हैं, चुप बैठ नहीं पाते हैं। तो इन बच्चे जो ये स्किल्स उनके पास होते हैं वो पब्लिक स्पीकर्स अच्छे बनते हैं या फिर लीडर्स अच्छे बनते हैं, कोचेस अच्छे बन पाते हैं। और एक क्वालिटी होती है जो बॉडीली या फिर काइनेस्थेटिकली एक्टिव होते हैं। तो ऐसे बच्चों को क्या होता है कि वो घर में भी रहेंगे तो कूदते रहेंगे, सोफा पे कूदेंगे, घर में यहाँ वहाँ कूदेंगे, चीजें यहाँ वहाँ फेंकेंगे, मतलब उनमें इतनी एनर्जी है फिजिकल कि वो उनको यूज करनी होती है। तो ये दिस एनर्जी वो यूज कर पाते हैं स्पोर्ट्स में, वो स्पोर्ट्स में एकदम एक्सेल करते हैं। या फिर कोई भी स्विमिंग है या फिर रेसेस है स्कूल में, उसमें हमेशा जीतते हैं। तो ये बच्चे हमेशा एथलीट्स बहुत अच्छे बन पाते हैं, जो भी फिजिकल एक्टिविटी में काम है वहां पे वो अच्छा कर पाते हैं। और एक पॉइंट होता है, पोटेंशियल होता है विजुअल या स्पेशियल। मतलब क्या कि ये किड्स अच्छे होते हैं कलर्स में या फिर फोटोग्राफी में, एडिटिंग में, मतलब दे अंडरस्टैंड कि कलर कॉम्बिनेशंस कौन से अच्छे होने चाहिए। तो उनका जो आई का विजन जो है ना वो एकदम ऐसे कलरफुल, वो आराम से कर पाते हैं। नेक्स्ट पोटेंशियल इज म्यूजिकल। ऐसे भी कुछ बच्चे होते हैं हमारे, स्पेशली टीनेज बच्चे, मैंने देखा है कि जिनको मैथ्स के सम्स भी करने हैं लेकिन म्यूजिक ऑन रखना है। या फिर कुछ काम जैसे कुकिंग करना है लेकिन म्यूजिक ऑन रखना है, तो उनका म्यूजिक के प्रति बड़ा बड़ा लगाव होता है। लेकिन म्यूजिक उनको पावर देता है, जो भी वो काम करते हैं उनको उनमें हेल्प होती है। तो ये बच्चे म्यूजिक में करियर कर सकते हैं। एक पोटेंशियल होता है नेचुरलिस्टिक। उसमें क्या है कि उनको नेचर के पास अच्छा लगता है, पेड़ पौधे, बाहर एनिमल्स है, वहां पे सब जगहों पे उनको इंटरेस्ट होता है, बहुत एडवेंचरस बिहेवियर होता है उनको। माउंटेन क्लाइंबिंग, हाइकिंग अच्छा लगता है, ट्रैकिंग अच्छा लगता है।
तो ये बच्चे भी उस फील्ड में अगर काम करते हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी है या तो फिर कुछ ऐसे एडवेंचरस जॉब्स जो होते हैं, वो बहुत अच्छा कर पाते हैं। और लास्ट पोटेंशियल है एग्जिस्टेंशियल पर। जो ये लोग जो होते हैं, दे आर मोस्टली द टॉप पीपल इन एवरी इंडस्ट्री, द टॉप मोस्ट लीडर्स, सीईओज। सो इन लोगों को क्लैरिटी होती है, उनको क्वेश्चन होता है कि मेरा पर्पस क्या है लाइफ का, मैंने क्या करना है आगे, मैंने क्या करना है दूसरों के लिए। तो ये लोग चैरिटी में बिलीव करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, बहुत डीपली कनेक्टेड होते हैं खुद से, तब वो आगे किसी और के लिए कर पाते हैं। तो ये हो गए 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। इसका डिटेल आप वो बुक में भी पढ़ सकते हैं, और बहुत से लोग ये टेस्ट कंडक्ट भी करते हैं। तो ये अगेन हमें बताता है कि हमारा फर्स्ट पॉइंट तो जो था कि डोंट एक्सपेक्ट एंड आइडेंटिफाई अ पोटेंशियल, तो वो हमने लिखा है। तो ये स्टोरी आपको पता है क्या? कौन बताएगा ये स्टोरी में क्या है? बताइए। टोटॉइज एंड द हेयर। किशोरी, आप बताओगे? अनम्यूट कीजिए। Yes. Means slow and steady wins the race. Actually, moral of the story. ओके। कोई और है? किसी के पास कोई और वर्जन है इसका? Consistency is the key, actually. ओके, करेक्ट। 2 पॉइंट्स। कंसिस्टेंसी भी है और कंटिन्यूस एफर्ट्स उसके होने चाहिए। करेक्ट है, Self-confidence. करेक्ट है। विश्वास होना चाहिए, काम करते रहना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। बरोबर, ये भी एक सीख है। तो फर्स्ट टाइम तो ये बिकॉज द हेयर स्लेप्ट, वो सो गया, देन टोटॉइस कुड विन। बट नेक्स्ट टाइम ऐसा होगा क्या? नेक्स्ट टाइम तो हेयर को पता है कि मैं सो गया इसलिए प्रॉब्लम हुई, तो ही वोंट स्लीप। देयर इज नेक्स्ट, अनदर, यस। उसके लिए अनदर एक व्यू भी है। एक्चुअली वो रेस तो हार गया, बट ही एंजॉय द इज रेस। बरोबर, ये भी सही है, उसने एंजॉय किया, पार्टिसिपेट किया, वो खुश है। लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर उसको वो रेस जीतना है तो क्या करना पड़ेगा? ही विल बी अलर्ट। यस, ही टोटॉइस विल बी अलर्ट, बट जो हेयर है वो भी अलर्ट होगा, वो नहीं सोएगा इस टाइम। अलर्ट। तो अभी टोटॉइस को जीतना है संपदा, तो क्या करेगा नेक्स्ट टाइम के लिए? किसको? टॉर्टोइस को। टोटॉइस को जीतना है अभी नेक्स्ट रेस भी, तो क्या क्या करना पड़ेगा? ही विल ट्राई टू इम्प्रूव स्पीड। इंक्रीज स्पीड, बट इन स्पीड ऑफ टोटॉइस एंड हेयर कैन नॉट बी मैच्ड एवर, है ना? फिर भी Yes. उसको जीतना है तो क्या करना पड़ेगा? सो गाइस, जीतने के लिए टोटॉइस को, क्या वो जमीन पे जीत सकता है? नहीं, उसे जाना पड़ेगा पानी में। गाइस, पानी में Yes. जीत, वो स्पीड से वहां पे तैर पाएगा, और लैंड पे हेयर रहेगा, तब वो टोटॉइस जीत पाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी स्ट्रेंथ है वो हमने यूटिलाइज करनी चाहिए, तभी वो जीत पाएगा, है ना? तो ये हमें इसमें सीख मिलती है। आप, और एक एक्टिविटी है आपके लिए, आपका पेन और पेपर साथ में जो रखा था, उसमें मैं आपको जो बोलती हूँ वैसे बनाइए, एक चित्र बनाइए। तो आपको बनाना है एक हाफ सर्कल या सेमी सर्कल। मैं आपको दिखाती हूँ इस प्रकार से। क्या आप देख पा रहे हैं? मैंने सी बनाया है, हाफ सेमी सर्कल जैसा कुछ। तो आप कैसे भी लिखिए, ऊपर नीचे जैसे भी आपको लिखना है। तो एक सेमी सर्कल बनाया आपने। अब आपको पेन नहीं उठाना है, ठीक है? तो पेन बिना उठाए आपको एक सर्कल बनाना है। आप कंटिन्यू कीजिए और एक सेमी सर्कल बनाइए। बनाया पहला सेमी सर्कल, फिर एक कंटिन्यूटी में एक सर्कल बनाइए, फिर एक सेमी सर्कल बनाइए। पेन नहीं उठाना है, आगे पीछे लिखना है बस आपको। फिर आपको एक ए बनाना है, फिर एक सेमी सर्कल बनाना है, फिर एक पूरा सर्कल बनाना है, फिर एक स्ट्रेट लाइन बनाइए,
फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए और फिर से एक ए बनाइए। और दिखाइए कि आपने क्या बनाया है। ओके, मंजू हैज सम इंटरेस्टिंग थिंग। हाँ, वाह वाह वाह, किशोरी हैज सम ब्यूटीफुल डायग्राम। जानवी हैज समथिंग। जानवी, आपका बैकग्राउंड ब्लर है तो दिख नहीं पा रहा है। अच्छा, सिबिल, आपने क्या बनाया? आपका भी शायद ब्लर है बैकग्राउंड, दिखाइए। आप सबने तो ये बनाया। ओके ओके, व्हाट इज प्रिया मेड? Let me see, show you all what I have made. Okay, Priya has almost there. Okay. I made this semicircle, pura circle, semicircle, pura circle, semicircle. So Coca-Cola. So again the same, आप इसे जानना मतलब सीखते हैं कि हाथ कहीं भी हो अगर प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस नहीं हो, ठीक है? तो इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर दिए जाएंगे कि आपको, मैंने सिर्फ यही बताया कि आपको हाथ नहीं उठाना है, लेकिन एक के आगे एक लिखना है ऐसा नहीं बताया, है ना? तो इससे हमें सीख क्या मिलती है? सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हो आपके पेपर पे कि स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस एंड नो जनरल इंस्ट्रक्शंस। तो आपको जो रिजल्ट चाहिए वो चाहिए होगा, तो बच्चे से आपको स्पेसिफिकली बात करनी होगी कि आपको ऐसे लिखना है, सीधा एक लाइन में लिखना है, शायद इसके लेटर्स फॉर्म हो, और उस प्रकार से आप बताओगे तो ये ऐसा फॉर्म होगा। अगर आप स्पेसिफिकली नहीं बताओगे, बस वेग एडवाइस दोगे, तो क्या होगा? खिचड़ी बन सकती है। तो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देने हैं, और क्या नहीं देना है तो आपको वेग ऑर्डर्स या फिर जनरल बातें नहीं करनी है। ठीक है, तो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ हियर। I am Dr. Ani Balgude. I am a lactation consultant, certified internationally and also a life coach. मैं पिछले 17 सालों से मेडिकल प्रैक्टिस में हूँ। मैंने अलग अलग हॉस्पिटल्स में काम किया है। आउट ऑफ पुणे के बेस्ट हॉस्पिटल्स हैं, इनामदार हॉस्पिटल, सह्याद्री हॉस्पिटल्स, KEM हॉस्पिटल। इन सब हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी मैंने काम किया है, पेरीफेरी रूरल एरियाज में, जहाँ पे मैंने बहुत से लोगों को ट्रीट किया है। पीडियाट्रिक्स, बहुत बच्चों के साथ काम किया है। आउट ऑफ 17 ईयर्स के में से मैंने 10 साल बच्चों के साथ ही काम किया है। आउट ऑफ विच अगेन लास्ट 8 ईयर्स से मैं मदर, बेबीज और पेरेंट्स के साथ काम कर रही हूँ। सो लैक्टेशन कंसल्टेशन, जिसमें हम बात करते हैं ट्रबल शूटिंग की, फीडिंग में इश्यूज क्या हैं, मिल्क सप्लाई कम है, बेबी लैच नहीं कर पा रहा है, बेबी बहुत प्रीटर्म है, बहुत छोटा है कि सही से वो इतना छोटा है कि दूध नहीं पी पाता है ब्रेस्ट पे, तो उसे स्पून फीडिंग कैसे किया जाए। बेबी में कोई प्रॉब्लम है, कोई लैच में डिफेक्ट है, कोई माउथ में डिफेक्ट है, तो उस बेबीज को कैसे फीड किया जाए। तो ये सब लैक्टेशन कंसल्टेशंस में हम करते हैं। प्लस जब ये पेरेंट्स हमारे पास आते हैं तो सिर्फ लैक्टेशन कंसल्टेशन के लिए नहीं आते हैं कि बस बेबी फीड नहीं कर रहा है, फीडिंग हो गया तो खत्म हुआ। ये पेरेंटिंग की जर्नी जो है, ये चैलेंज के साथ चालू होती है। प्रेगनेंसी इनिशियली हमें लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंज है, लेकिन जब बेबी होता है तब पता चलता है कि ये तो आसान था, ये तो सिर्फ मुझे अपनी केयर करनी थी, लेकिन अभी तो मेरे बच्चे के लिए भी केयर करनी है। और तब फादर को कैसे इन्वॉल्व किया जाए केयर में, जो फैमिली मेंबर्स है वो बेबी के लिए कैसे केयर कर सकते हैं, बेबी का क्राइंग स्पेल्स है उसमें कैसे मैनेज करना है, जो मदर की बॉडी में सब जो अलग अलग चीज़ें हो रही है फिजिकली, मेंटली, जो प्रेगनेंसी के चेंजेस है, डिलीवरी में जो पेन हो रहा है, बाद में कैसे मैनेज करना है, पोस्टपार्टम पीरियड, जो पोस्टपार्टम ब्लूज है उनको कैसे मैनेज करना है,
इनमें हम काम करते हैं। जो बच्चा बड़ा होता है तो उसके माइलस्टोन्स कैसे हैं, उसको कैसे सपोर्ट किया जाए कि वो एक्टिविटीज़ में कैसे इन्वॉल्व किया जाए, उसमें मैं मदद करती हूँ। तो ये बच्चे जैसे आगे-आगे बढ़ते हैं, वैसे टॉडलर्स होते हैं, स्कूलिंग एज होता है, बाद में कुछ स्कूल से में सक्सेस कैसे करना है, उसके पढ़ाई कैसे लेनी है, क्या फ़ोकस करना है, पेरेंट्स को जब ये ओवरवेलमिंग होता है, तो क्या करना है। तो इन सब में मैं काफ़ी सालों से काम कर रही हूँ। तो इसके साथ ही मैं एक लाइफ कोच हूँ। जिन मदर्स को ये सब बहुत स्ट्रेसफुल लगता है, उसमें से बाहर निकलना है, वर्क जॉइन बैक करना है क्योंकि छुट्टियों पे होती हैं। कभी लगता है कि बच्चे को छोड़ के मैं कैसे काम करूँ या फिर मुझे कुछ और काम करना है जहाँ पे मैं दोनों भी काम कर सकती हूँ और बच्चे को भी देख सकती हूँ, दोनों इक्विवेलेंट हो। तो ये स्विच कैसे किया जाए? क्या जॉब करना चाहिए? किस प्रकार से काम सेलेक्ट करना चाहिए? टीनेजर्स में जो इश्यूज होते हैं उनमें कैसे उनको सपोर्ट किया जाए। जो बच्चे जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं जिनको लाइफ में और ग्रो करना है, उस ग्रोथ में मैं उनकी हेल्प करती हूँ। मैं एक ट्रेन्ड बेबी वेयरिंग एक्सपर्ट भी हूँ और इन्फेंट मसाज भी सिखाती हूँ। सो मैं आपके पास आई हूँ एक पेरेंटिंग प्रोग्राम लेके। ये जो 7 डेज़ का चैलेंज था, हमने इसमें से बहुत कुछ सीखा है। तो उस जो सीखे जो थी, वो जो हमने लर्न किया है, उस लर्निंग्स को हम अपने बच्चों में कैसे अप्लाई करें, इसके लिए मैंने ये प्रोग्राम बनाया है। ये प्रोग्राम 4 वीक्स का होगा। 4 वीक्स में 4 सेशंस होंगे, 1:1 कंसल्टेशंस ऑन ज़ूम कॉल या फिर आप क्लिनिक भी आ सकते हैं। मेरा क्लिनिक सालुंके विहार रोड में है, तो वहाँ पे हम मिल सकते हैं। ये सेशंस 1:1 हो सकते हैं, 90 मिनट्स ईच, मतलब 1.5 घंटा। और इसमें हम टॉपिक्स कवर करेंगे कि फैमिली में कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए। जो बच्चा है उसके लिए गोल सेटिंग क्या होनी चाहिए, पेरेंट्स के लिए गोल सेटिंग क्या होनी चाहिए, कुछ इश्यूज है तो उसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, बेबी को डिसिप्लिन कैसे करेंगे, स्कूल में सक्सेस कैसे लाएंगे और उसका कॉन्फिडेंस कैसा बढ़ेगा और हेल्दी ईटिंग हैबिट्स कैसे इनकलकेट करेंगे बच्चे में। तो ये सब चीज़ें हम ये सेशंस में डिस्कस कर सकते हैं विद अ प्रायर प्लान। 1:1 सेशंस में अगर आप ज़्यादा लोग हैं, हम ग्रुप सेशंस भी करते हैं। ग्रुप सेशंस भी हम वीकली बेसिस पे करते हैं ऑन अ स्पेसिफिक डे। मोस्टली पेरेंट्स प्रेफर करते हैं कि वो वीकेंड्स पे हो, ऑनलाइन हो। तो फ़ायदा क्या है 1:1 सेशंस का और ग्रुप सेशंस का, कि 1:1 तो स्पेसिफिक है, आपके लिए टेलर मेड है और सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। लेकिन कभी ये हो पाता है कि नहीं, हमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं और मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ और मैं अपने आप से कर पाऊँगी। तब ग्रुप सेशंस में फ़ायदा क्या होता है कि जो बाकी लोग हैं, बाकी जो पेरेंट्स हैं, वो अपनी स्टोरीज़ शेयर करते हैं, वो अपने एक्टिविटीज़ करते हैं, इनपुट्स शेयर करते हैं और उससे भी हम सीखते हैं। तो ये सेशंस जो है, ये सिर्फ़ टॉकिंग सेशंस नहीं है कि मैं कुछ बताते जा रही हूँ, आप कुछ लिखते जा रहे हो, ऐसे सेशंस नहीं होते हैं। हम 1:1 प्रॉब्लम जो है वो लिखते हैं, जो गोल हमें करना है वो सेट करते हैं, उसके लिए कुछ एक्टिविटीज़ देते हैं, वो एक्टिविटीज़ का फ़ॉलो अप लेते हैं। और जब फ़ॉलो अप होता है तगड़ा, आपको तो पता ही होगा कि बिना फ़ॉलो अप के, बिना किसी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के कुछ भी गोल सेट करना और उसे रीच करना कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उसमें हम आपकी मदद करते हैं। तो इस कोर्स के लिए 1:1 कोर्स के लिए मैंने फ़ीस है 12,000 रुपीज़ फॉर 4 सेशंस, प्लस एक बोनस सेशन मैंने ऐड किया है अपने बच्चे के साथ। तो बच्चे के साथ भी एक सेशन होगा, प्लस पेरेंट्स के साथ 4 सेशंस होंगे। टोटल 5 सेशंस फॉर 12,000। बट इफ यू कंसिडर ग्रुप कोचिंग, ग्रुप सेशंस, ग्रुप वर्कशॉप्स, देन द प्राइस इज जस्ट रुपीज़ 10,000। सो जब भी आपको इसमें करना है, तो मेरा नंबर इसमें लिखा है साइड में, आप नंबर नोट कीजिए और व्हाट्सएप पे हम कॉल शेड्यूल कर सकते हैं 1:1। तो ओरिएंटेशन कॉल में हम डिस्कस कर सकते हैं कि आपकी जर्नी कैसी है एज ए पेरेंट, और उसके आगे हम बात कर सकते हैं कि हम आपको क्या ऑफर कर सकते हैं और इसके आगे हमारी जर्नी कैसी हो। तो ये हुआ मेरे बारे में। सेशन को आगे बढ़ाते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चंस जो थे उसके आंसर्स क्या थे और कैसे किया जाए। तो दूसरा क्वेश्चन था
डू यू सिंपथाइज विथ योर चाइल्ड व्हेन ही इज स्टडिंग फॉर 12 आवर्स अ डे, है ना? तो क्या ऐसा होता है कि बहुत बुरा लगता है बच्चे के बारे में? हाँ, कुछ पेरेंट्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है, स्कूल में जाके झगड़ा भी होता है, मेरे बच्चे को ऐसे क्यों बोला, इतना काम क्यों देते हो बच्चों को घर पे? तो ये आपने सोचना है कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है, आपके बच्चे के लिए हो रहा है। क्यों इसमें राइट एंड रॉन्ग जो है वो बच्चे को समझ में आना चाहिए। अगर आप इमेजिन कीजिए आपका बच्चा जब सबसे पहला वॉक किया, तो उस वॉक में वो गिरता है, तो क्या हम रोते हैं और क्या हम कहते हैं अरे रे मेरा बच्चा गिर गया, क्यों गिर गया, ऐसे कैसे गिरा, अब आप वापस चलना मत। क्या आप ऐसे सोचते हैं? नहीं ना। आप क्या करते हैं? उसे उठाते हैं और कहते हैं बच्चे वापस चलो, क्योंकि हमें उसे चलना सिखाना है। इसी प्रकार से सिंपथाइज नहीं करना चाहिए बल्कि सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा और एक पॉइंट हुआ सीखने के लिए, डोंट सिंपथाइज एंड डू सपोर्ट। And one more point here can be encourage and don't focus on the mistakes. So write down the third point. Don't focus on the mistakes and encourage. Okay. So next question था, have you ever got annoyed? Oh, जो मैंने अभी बताया कि with the teacher who punished your child. So right and wrong पता होना चाहिए, ये इसमें हमने सीखा. And what was the last question was, do you worry if your child does something on his own, है ना, and you overlook frequently? तो इसका एग्जाम्पल एक है कि अगर मेरी बेटी अभी टीनेज में है और मैं उसको इंटरेस्ट है कुकिंग में, तो पुराने ज़माने में तो हमको सिखाना ही पड़ता था साथ में, या फिर कुकिंग के बुक्स होते थे। अभी तो बच्चे यूट्यूब देख के सब कुछ करना चाहते हैं। तो उसने एक दिन कहा कि मैं आज पनीर बनाना चाहती हूँ, बिकॉज पनीर बहुत फेवरेट है उसके पापा का, कुछ चाहिए उसको पापा से और उसको मस्का लगाना है। तो मैं आज पनीर बनाती हूँ मम्मा, मैं करूँ? तो पहले तो मुझे लगा कि ये ठीक से कर पाएगी क्या, शायद हाथ जला लेगी या फिर डिश भी खराब करेगी, पनीर तो इतना महंगा है, ये तो खराब ही कर देगी ये। फिर मैंने सोचा चलो ट्राई तो करते हैं, और फिर उसने बनाना शुरू किया। अब इस प्रोसेस में अगर मैं कहती हूँ कि बार बार जाके बीच बीच में अरे तुमने ये करो, तुम वो करो, तुम वो करो, क्या होगा उससे? तो उसका फोकस हट जाएगा, है ना, वो फोकस नहीं कर पाएगी। दूसरी बात, अगर मैंने उसको टोका बीच में जाके, अरे तुमने तो अदरक लहसुन का पेस्ट ही नहीं डाला इसमें, ऐसे कैसे तुमने कर दिया, अब इसका टेस्ट तो खराब ही होगा, बिना अदरक लहसुन के इसका टेस्ट कैसे आएगा, है ना? उससे क्या होगा? उसका मोटिवेशन और कम होगा, मॉरल कम होगा। थोड़ी देर के बाद मैं वापस जाऊंगी, अरे तुमने इतना देर उसको क्यों पका दिया, अभी तो गैस बंद करना चाहिए था, अभी तो इसका पानी सूख गया, ये तो बहुत कम हो गई सब्जी, नीचे शायद जली भी होगी। फिर क्या होगा एंड रिजल्ट? कि सब्जी जली हुई होंगी। तो इसका कॉस्ट क्या है इस जली हुई सब्जी का, बताइए? बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया। बरोबर, एकदम बरोबर। सो इस सब्जी का कॉस्ट सिर्फ ये नहीं था कि वो पनीर का कॉस्ट कितना है, या फिर सब्जी बनाने का अमाउंट जो हमने खर्च किया है वो कितना है, या टाइम कितना गया, लेकिन इसका कॉस्ट ये था कि बच्ची का कॉन्फिडेंस कम हो गया और नेक्स्ट टाइम से वो क्या करेगी, मुझे बताएगी नहीं, इंटरेस्ट नहीं लेगी, या तो फिर कहीं और जाके करेगी, मेरी मम्मी के पास जाएगी शायद कि नहीं नानी ज़्यादा अच्छी है, नानी मुझे बता पाएगी और सपोर्ट कर पाएगी, है ना? और ऐसा होता है बहुत बार। सो ये एक सीख है। तो दूसरा एक एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं कि बच्ची को बाइक सीखना है, तो उसको बाइक सीखनी थी और वो जस्ट 8th में ही थी। अब लाइसेंस तो 16 साल के आगे मिलता है ना? तो मैंने तो सोच लिया कि अरे बाइक सिखा देंगे इतनी जल्दी, कहीं लेके जाएगी, कहीं एक्सीडेंट हो गया, इसको चोट आ जाएगी, इसने किसी को ठोक दिया, किसी को इंजरी हो जाएगी, इसको लाइसेंस नहीं मिलेगा आके। मैंने तो उसके एक क्वेश्चन से मैंने पूरा 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 सोच लिया।
बट मेरे हस्बैंड का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि वो सीखना चाहती है तो हम खुद सिखाए तो सबसे बेस्ट है। एंड उन्होंने उसके साथ में लिया, उसको बाइक राइडिंग सिखाया और अभी तो एकदम कॉन्फिडेंटली चलाती है। हाँ, हम साथ में होते हैं। तो अगर हमने ये उसको साथ में नहीं सिखाया होता तो क्या होता, गली में किसी और के पास जाती, कोई और उसे मिलता जो बहुत इंटरेस्ट से सिखाता, है ना। और बच्ची को क्या लगता कि मुझसे क्लोज कौन है, वो है जो सिखा रहा है। क्योंकि मेरे पेरेंट्स को तो मुझ पे विश्वास ही नहीं है। वो तो चाहते ही नहीं कि मैं जो मैं चाहती हूँ मैं उसमें सपोर्ट करे और कुछ मेरे साथ करे। उनके पास तो टाइम ही नहीं है और वो शायद इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो उससे अच्छा है कि वो फ्रेंड जो है ना मेरा, वो बहुत अच्छा है ना। बहुत सी बार ऐसा होता है मोस्टली टीनेज ईयर्स में, जब बच्चे एकदम एक्सप्लोर करना चाहते हैं और हम उनको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। अब मैंने तो सही सोचा था कि ये सही है, लॉ वाइज भी, लीगली भी सही है कि उसने नहीं चलाना चाहिए, इसने ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है कि वो कहीं और डाइवर्ट हो रही है, उसका एनर्जी, उसका सब वो कहीं और लगा रही है, वो सपोर्ट कहीं और ढूंढ रही है। और जब हम देखते हैं कि नहीं, ये तो हमेशा हमारे सामने से बात नहीं कर रही है, बेस्ट फ्रेंड से ही बात कर रही है, इसके कोई अलग ही फ्रेंड्स है जिसमें उस दुनिया में वो खोई हुई है। तो वैसा क्यों हो रहा है? बिकॉज वो एनवायरनमेंट हम उसे घर में नहीं दे रहे हैं, है ना। तो अगेन हियर he encourage the children and don't focus on their mistakes and delegate। हाँ, बात करेंगे आपसे सिबिल। सो डेलीगेट करना चाहिए टास्क उनको और वरी नहीं करना चाहिए। सो डोंट डाउट और डोंट वरी, सपोर्ट देम एंड डेलीगेट द टास्क। ये हो गया नेक्स्ट पॉइंट। सो डेलीगेशन करना चाहिए और वरी नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, ट्रस्ट हम हमारे बच्चे का जीतते हैं। सिबिल कहिए, आप क्या कह रहे हैं? मैम मैं पूछ रही थी कि मेरा चाइल्ड टीनेजर है, अभी हम्म, 15 इयर्स का है, हाँ, एंड ही ऑब्वियसली वांट्स टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, right। एंड समटाइम्स कुकिंग भी कर लेता है अपने आप से। अरे वाह, So so बढ़िया। small things, not major things, but then he doesn't tell and do. So is that okay, or what should I tell him basically? Yes, we just concerned about the safety precautions, but Yeah. let him cook with us. And No, is without me, like when I'm out at work. that would be हाँ, a safe। it is a surprise for me कि मुझे कोई थर्ड पर्सन बोलता है जिसने पास्ता बना के खाया, वैसे करके छोटी बच्ची बोलती है, लाइक माय यंगर डॉटर। समटाइम्स उस एज में हमें कंसर्न होता है कि गैस कहीं लीक नहीं हो जाए, सही से बंद नहीं करे, जल जाए। कि हमारे प्रेजेंस में लेट देम डू इट सो दे गेन कॉन्फिडेंस एंड वी आल्सो गेन कॉन्फिडेंस कि इसे सब पता है और ये कर पा रहा है सही से सब नहीं नहीं end मैम, to end। वो इशू नहीं है। मेरा ये इशू है कि वो Yes। बिना बताए करता है। सो नहीं, इज बिना दैट अ बताए पॉइंट ऑफ कंसर्न? शुड it आई is, टॉक it टू is। हिम दैट Yes, you should करना talk है to him। तो बता Yes, के you should किया talk to कर? him। या बरोबर, बरोबर। in my Perfect absence he can communication। do that, is not a problem, but he should tell me that mama I'm making this today, just Very right correct। now basically. So that is a point of concern, na? I should tell him. You should tell him। Yeah, okay. Thank you, ma'am. Yes। सो चाइल्ड के डेवलप में जो माइंडसेट है, डेवलपमेंट है, उसमें होते हैं 4 पॉइंट्स। 4 एज ग्रुप्स अगर हम कहते हैं तो 0 to 4 जो होता है उसमें सबसे क्लोज कौन होती है? माँ। जो हमने लास्ट टाइम किया था एक्टिविटी विद द इंडक्शन सेशन कि 0 to 4 ईयर्स में सबसे क्लोज मॉम होगी। लेकिन 4 to 8 ईयर्स में क्या होता है कि फादर से क्लोज होते हैं। दे वांट टू नो वेयर द फादर इज गोइंग एंड व्हाट इज ही डूइंग, बिकॉज दे मे बी फाइंड दैट द फादर इज मोर has a bigger circle maybe or may has more strength and other activities than my mom। तो उसमें उनका इंटरेस्ट शुरू होता है। जब वो 8 to 12 ईयर्स में होते हैं तब दे स्टार्ट कनेक्टिंग विद द फ्रेंड्स। जब भी छोटी बेटी मेरी 9 ईयर्स की है, घर पे आती है तो लंबी लंबी स्टोरी सुनाती है। आज मेरी ये फ्रेंड ने ये बोला, इसने खाने में डब्बे में ये सब्जी लाई थी और उसने वो सब्जी लाई बिकॉज मुझे ये सब्जी पसंद थी और हमारी फ्रेंडशिप तो कितनी अच्छी है और मेरी ये बेस्ट फ्रेंड है। अगले हफ्ते में बात करूंगी तो कोई और नई बेस्ट फ्रेंड होती है। तो तब उनका सर्कल मोस्टली फ्रेंड्स 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 होता है। बट 12 ईयर्स एंड अबव क्या होता है,
इसका आंसर मोस्टली हम देते हैं कि वो फ्रेंड से ज़्यादा क्लोज है, बट एक्चुअली वो आंसर फ्रेंड्स नहीं है। उसके आगे क्या होता है, उनके ब्रेन में वो डेवलपमेंट होती है, फिजिकली वो प्यूबर्टी में आते हैं। तो इस एज ग्रुप में दे स्टार्ट फाइंडिंग देयर ओन आइडेंटिटी, दे वांट टू बी देयर ओन बॉसेस, दे वांट टू हैव देयर ओन डिसीजन। खुद की उनकी एक अलग ओपिनियन होती है, और उस ओपिनियन को जो भी अग्री करने से अच्छा डिस्कस करेगा, सुनेगा, वो उनके फ्रेंड्स है, वो उनके सबसे क्लोज है। तो अगर हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं, हम शाम को घर पे थक के जाते हैं 7-8 बजे, और बच्चा लेके आता है कि आज ये सब हुआ और मुझे लगता है कि मैंने ऐसा करना चाहिए था, उसने तो मुझे आज वो नहीं दिया, लेकिन मैंने तो वो करना चाहिए था। और इस सब सुनने के लिए हम क्या कहते हैं, हाँ मेरा ये काम होने दो, बस मैं खाना बनाती हूँ पहले, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। मेरा ये मीटिंग है, ये मीटिंग के बाद मैं बात करती हूँ तुमसे। तो क्या होगा, उसके जो सब क्वेश्चंस थे, जो भी उसकी डिस्कशंस थे, उस डिस्कशंस को हमने इम्पोर्टेंट नहीं दिया, उसका ओपिनियन जो था उस चीज़ों के बारे में, वो हमने सुना ही नहीं। और फिर ये जो स्पेस है वो फाइंड करते हैं बाहर, और ऐसे बाहर जाने के बाद फिर क्या होता है, हमें बुरा लगता है कि नहीं, इन बच्चों को सब फ्रेंड्स पसंद है, हम पेरेंट्स पसंद नहीं है। तो ऐसा नहीं है, वो स्पेस जो हम देंगे, सेफ स्पेस टू टॉक, टू कम्युनिकेट, तो वो चूज करते हैं। तो बी दैट स्पेस, be that year. So what we learn from here is, just don't advise but listen. So write on your sheet is, don't advise and listen. First listen to them. So if you keep advising कि बस ये मत करो, ये करो, ये मत करो, ये मत करो, तो वो नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम बस सुने उनकी बात एंड देन कुछ डिस्कस करें। समटाइम्स दे वेरी एंग्री, एंड एंगर के रीजंस तो बहुत होते हैं। कभी ये एंगर होता है बिकॉज ऑफ भूख, बहुत भूख लगी है इसलिए भी होता है, ग्रोथ स्पॉट होता है टीनेज ईयर्स में। कभी एंगर किसी और चीज के बारे में भी होता है। तो एक रूल होता है कि जो भी डेलीगेशन होता है ना, कभी वॉर होता है कंट्रीज के बीच में, तो वॉर टाइम में हमको सिखा सकता है, इंडिया पाकिस्तान वॉर हो रहा है, उस वॉर में हम पाकिस्तान को बोल सकते हैं कि आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था और ये करना चाहिए था, नहीं। तो बातें कब होती है, पीस टाइम में। तो जब बच्चा बहुत गुस्से में है, तब आप बात नहीं कर पाओगी, वो बात उसको उस तक पहुंच नहीं पाएगी। आपको बातें कब करनी है, पीस टाइम में। जब आप साथ में मिलकर टीवी देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, उसमें आप डिस्कस करो। जब साथ में मिलकर खाना खा रहे हैं, तब आप डिस्कस करो, तब वो इनपुट्स दो, वो भी नॉट एज अ एडवाइस बट एज अ पार्ट ऑफ डिस्कशन। तो तब वो काम करेगी। वो गुस्से में जब प्रॉब्लम आएगी, वह प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तब आप एडवाइस करने लगोगे तो नहीं मानेंगे बच्चे। आपको ये सब पहले ही बना के रखना है ताकि उस लेवल पे हम पहुंचे नहीं। सो यूटिलाइज योर पीस टाइम एंड नॉट द वॉर टाइम। सो advise, don't advise and just listen is the next point to write. And ये चीज़ें काफ़ी कॉमन होती है टीनेज ईयर्स में। जब हम देखते हैं जस्ट 15-14 ईयर्स के बच्चे हैं, इनके गर्लफ्रेंड्स हैं, बॉयफ्रेंड्स हैं, तो क्यों है? अगेन इसमें भी यही पॉइंट आता है, बिकॉज वो पर्सन उनको स्पेशल फील करा रहा है। आप कपल्स भी देखते हो तो कभी लगता है इसको ये पसंद कैसे आया, तो वो पसंद क्यों आया है, बिकॉज ऑफ द लुक्स है क्या, नहीं। वो उसको पैसे दे रहा है क्या, नहीं। पसंद इसलिए आ रहा है बिकॉज वो कह रहा है, हाँ तुमने क्या सुंदर बात कही आज, तुमने क्या बात कही आज, तुमने क्या ड्रेसअप किया है। वो उसकी तारीफ कर रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है ना। तो वो लिसनिंग ईयर अगर मिलता है, वो अप्रिसिएशन मिलता है, तब वो बॉन्ड बनता है, वो कनेक्शन बनता है। तो वो प्यार जो है, हम अगर घर में दे पाए तो वो बाहर बच्चे नहीं जाएंगे। और जाते भी है, तब आप इसको जीत कैसे सकते हो, उसको घर में बांध के रख सकते हो क्या, पढ़ाई बंद कर सकते हो क्या, नहीं। रिस्ट्रिक्शंस डाल सकते हो क्या, फोन छीन लिया, आप कितना 24/7 उनके पीछे पड़ोगे। आप एक सब कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। करना गलत भी, तब आप वेइंग स्केल्स होते जैसे होते हैं, तो वो जो स्केल नीचे जा रहा है, तो आपको आपका प्यार इतना देना है कि आपका वेइंग स्केल नीचे आ जाए। तो आपका जो पलड़ा है वो भारी होगा, तभी बच्चा आपकी तरफ झुकेगा। तो वो यू कैन ओवरकम दैट विद ओनली मोर लव एंड नॉट punishments or not strict disciplining. So weighing scale would only balance with more love on that end. Okay.
So what to do is stop advising, start listening, delegate work, and support them during that work. Okay. So what is your life for your child is also important when you're doing all these things. ये सब जब हम कर रहे हैं बच्चे के लिए, ये करना है, वो नहीं करना है, वो नहीं करना है, वो नहीं करना है, लेकिन क्या आप खुद वो कर रहे हो? क्या आप खुद वो कर रहे हो? फॉर एग्जाम्पल हम बच्चे को बोल रहे हैं तुम बहुत जंक खा रहे हो आजकल, बहुत बाहर से खा रहे हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो खुद? अगर आप खुद ही फूड ऑर्डर कर रहे हो, एवरी संडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट ऑर्डर ही कर रहे हो, तो बच्चे को लगेगा कि मेरी माँ जो कर रही है वो बेस्ट है, मेरी मम्मी तो, और वो जो कर रही है वो सही कर रही है। तो आप अगर हेल्दी ईटिंग हैबिट्स फॉलो करोगे तो बच्चा भी करेगा। अगर आप हर रोज वॉक कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो बच्चा भी योगा करेगा, बच्चा भी दौड़ेगा। तो जो आपको दिखाना है बच्चों में जो हैबिट्स इनकलकेट करनी है, वो हैबिट्स आपको खुद फॉलो करनी पड़ेंगी पहले। तो यू आर द बेस्ट रोल मॉडल फॉर योर चाइल्ड, यू हैव टू एक्ट फर्स्ट। सो फोकस ऑन योर सेल्फ, वेर आर यू एट हेल्थ, where are you on your emotional health and physical health, where are you in your growth, in your career, where are you in your finances, so where are you in your decision making? So they are going to replicate what you are doing. जो आप करोगे वही वो फॉलो करने वाले हैं. So be that model, do it in your actions and then they will follow. So summary for today was, don't send do's, don't over expect. Do's may identify the potential. Don't focus on mistakes only, but encourage the child. Don't overprotect, give them a fair chance to do. Don't just advise, but listen. Don't doubt them, but believe in them. Delegate the task, but be with them to support. And don't warn them, but give them a message, that too during the peace time and not at the war. So that was today's session about. If you have interest in joining our parenting coaching sessions, maybe 1:1 or the group sessions, note down my number. My number is 9405032191, and we can have an orientation call कि आपकी जर्नी कहाँ है और हम आगे कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसके बारे में हम बात कर सकते हैं. ये नंबर मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप में भी, और कुछ क्वेरीज हैं आपकी तो बात कर सकते हैं. कुछ क्वेश्चंस है किसी को? थैंक यू जानवी. सेशन के बारे में कोई क्वेश्चंस है तो बात कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं आप. मैंने कुछ ज्यादा ही अच्छा बोल दिया शायद, कि सब समझ में आ गया है. Okay, then let us end this session. Thank you all. Okay, Janvi has some question. Okay, तो Janvi. ये ओरिएंटेशन कॉल बोल रहे हो मैम, उसके क्या चार्जेस है? इट इज इंक्लूडेड विद दिस Oh, it is प्रोग्राम? free. It is just to join, just to connect with you, कि जानने के लिए कि आप कैसे पेरेंट हो, कैसे पेरेंटिंग चल रहा है आपका, आपके बच्चे के साथ कैसे चल रहा है, और इसमें हम बेटर क्या कर सकते हैं, आपके बच्चे को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, एक लेवल अप. सो आपकी जर्नी आगे बढ़ेगी एज ए पेरेंट, तभी आपका बच्चा भी आगे बढ़ पाएगा एज ए चाइल्ड टुवर्ड्स लीडरशिप क्वालिटीज एंड टुवर्ड्स ग्रोथ इन हिज सक्सेस. तो इसके लिए एक ओरिएंटेशन कॉल तो फ्री है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और ये कॉल बुक कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं फिर. यस सिबिल. सिबिल अनम्यूट कीजिए. नहीं मैम, बाय मिस्टेक हो गया वो रेज हैंड. यस, थैंक यू मैम. So I would like to thank everybody here, my fellow coaches and all of you parents who've joined here to listen to me. Thank you so much.